केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर में हैं, जहां आज वो बीएसएफ के स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक किया। अमित शाह ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक रोहताश बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा किया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत भी की। अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गए और सुरक्षा का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सैनिक सम्मेलन में जवानों को भरोसा दिया कि 1 साल में 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, अमित शाह ने जैसलमेर में जवानों के साथ डिनर किया, उनसे बातचीत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद रहे। जवानों के साथ संवाद करना और उनकी दिक्कतों को समझना, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये अपने भाषण में कहते हैं और यही कम से कम ये नज़ारा हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। और 2 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री का ये दौरा है, पूरा का पूरा ये दौरा है। हम यहाँ पर कुछ बीएसएफ की महिला जवानें हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि गृह मंत्री संवाद कर रहे हैं, किस तरह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, इससे हमारे पूछ रहे हैं हर चीज के लिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से गृह मंत्री जब बीएसएफ के जवानों के साथ जब डिनर कर रहे हैं और उनका जो हौसला है वो देखने को पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हम इनसे भी हम बात करते हैं। और इनके साथ डीजी बीएसएफ हैं पंकज सिंह, वो भी हैं साथ। हम इनसे बात। गजेंद्र जी, जवानों के साथ डिनर, हमने तो अक्सर आपको अलग अलग जगहों पे देखा है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये निश्चित रूप से हम सब लोग चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि ये जवान सीमा पर मुस्तैद खड़े रहते हैं। मेरा पुराना साझेदार इस क्षेत्र के साथ में रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने का वर्षों तक मुझे अनुभव मिला है, सौभाग्य मिला है। और शायद इस पश्चिमी राजस्थान की कोई भी ऐसी बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं होगी जो मेरे लिए जो है नई हो, अनजान हो। इस पर्टिकुलर पोस्ट में भी मैं आज से कई साल पहले यहाँ पे एक बार रात्रि विश्राम कर चुका हूँ। निश्चित ही जब कभी भी यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ में या सीएपीएफ के जवानों के साथ में मिलने का अवसर मिलता है, अपने आप में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जवानों की समस्या क्या होती है, गृह मंत्री अमित शाह ये बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए जवान बैरक का मुआयना कर रहे हैं। गृह मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां जवान रुकते हैं, गृह मंत्री अंदर जा रहे हैं और किस तरीके से किस कंडीशन में वो रहते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले खाना खाते वक्त हमने देखा कि उन्होंने जवानों से बात की और उसके बाद अब यहाँ पर गृह मंत्री इस बैरक में आ जा रहे हैं। और ये बीएसएफ के जवानों की वो जगह है जहां पर वो रहते हैं और जहां पर अब ड्यूटी करने के बाद वो आते हैं, वो रुकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस जगह पर यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जवानों को दिक्कत होती है और क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने भाषण में यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने ये कहा था कि हम जवानों की दिक्कत समझने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हो सकेगा कठिनाई को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक उसी तरीके से आप अगर अंदर यहाँ पर देख सकें, गृह मंत्री ने बाकायदा एक बिस्तर के पास जाकर, एक जगह जाकर वहां पर देखा कि जवान कहाँ सोते हैं, एक जवान से बात की। तो ये दिखाता है कि कैसे परिस्थितियों को समझने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अर्धसैनिक बलों के जवान जब कैंप में रहते हैं तो उनकी लिविंग कंडीशन या तो रहने के हालात बहुत बड़ी समस्या होती है और गृह मंत्री अमित शाह इस पहलू को, इस मानवीय पहलू को यहाँ पर ये समझते हुए और ये इससे पहले कश्मीर के जवानों की समस्या यहाँ पर उन्होंने समझी थी, अब राजस्थान जैसलमेर के जवानों की समस्या गृह मंत्री इस तरीके से उनके खुद बैरक में जाकर वो समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी हैं। क्या ये ट्रेंड सेटर है
ये अवश्य ट्रेंड सेटर ही नहीं, ये गृह मंत्री महोदय पहले भी कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कश्मीर में जाके भी इन्होंने सीआरपी के एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोस्ट पे पुलवामा में जाके इस जवानों के साथ रात्रि व्यतीत की। और न केवल सीआरपी बल्कि वहाँ उन्होंने सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी सारे जवानों को बुलाया और उनको उद्बोधित किया और एक प्रोत्साहित किया कि देश की सुरक्षा के अहम काम में जो आप लोग लगे हुए हैं, सरकार आपके बिल्कुल साथ है। और आपका जो कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्या वो रहवासी व्यवस्था में या टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट, सरकार आपके साथ रहेगी। हमने देखा कि गृह मंत्री जवानों के बैरक में गए और भोजन जब कर रहे थे तो महिला जो कर्मी थे उनके साथ संवाद किया, पूछा कहाँ हो, महिला बैरक की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से है। तो इस नजरिए को इस संवेदनशील और बेहद कठिन परिस्थितियों वाली चौकी में किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, एक अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाते हुए उन्होंने एक एक सिपाही जिसके साथ भी मिले, बैठे, यहाँ चाहे ब्रीफिंग वाली जगह जहाँ गए उसके बारे में पूछा, कहाँ से आए हो, कोई दिक्कत है, परेशानी है, और एक सिस्टम के बारे में भी जो जानकारी ली है। और यहाँ जो रहवासी व्यवस्था है, जब भारत का गृह मंत्री खुद आके एक चौकी पे खुद जाके बैरक देखेगा और उनके जवानों के साथ खाएगा, तो एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर और मोटिवेशन का कारण बनेगा यहाँ के जवानों के लिए कि जो उद्देश्य हमको दिया गया है देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने का और उनको एक सुरक्षित रखने का, उसको हम अवश्य ही अपनी पुरजोर से और जितना भी हम में सामर्थ्य है उससे निभाएंगे। ये पहली बार है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर जैसलमेर में मनाया जा रहा है। जैसलमेर में बीएसएफ का स्थापना दिवस जिस जगह मनाया जा रहा है, वहीं राजस्थान पुलिस के एक जवान पूनम सिंह की प्रतिमा लगाई गई है जो 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हीं के सम्मान में बीएसएफ का स्थापना दिवस उस जगह पर मनाया जा रहा है। शहीद पूनम सिंह की ये तस्वीर है। भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1965 में हुआ था और जिस साल बीएसएफ की स्थापना हुई थी, राजस्थान पुलिस के यह वीर सिपाही था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस राजस्थान पुलिस के जवान ने शहादत दी थी, उसकी स्मारक पर अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना रेजिंग डे बना रहा है। 57वां वह स्थापना दिवस मना रहा है और इस तरीके से सम्मान अर्पित कर रहा है। बीएसएफ में महिला कमांडो भी हैं जिनकी देश की अलग अलग सीमाओं पर तैनाती की जाती है। तैनाती के समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बहादुरी से उसका सामना करती हैं। शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय है बीएसएफ और किस मुस्तैदी के साथ भारत पाकिस्तान सीमा की वह रक्षा करता है, हम आपको ये बता रहे हैं। ये महिला कंटिजेंट है और इनको कुछ सालों पहले बीएसएफ में इनको लाया गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये महिला कंटिजेंट और ज्यादा अपनी सक्रियता इनकी होती जा रही है बीएसएफ में। हमारे साथ उनीता कीचड़ हैं और ऋतु जी हैं। ये दोनों अलग अलग ड्रेस में हैं आप लोग। मैं जैसे हमारी सेरेमोनियल ड्रेस है, जो ऑफिशियल ड्रेस होती है, बाकी जैसे बॉर्डर पे हम करते हैं तो कमांडो, जिसमें कमांडो ड्रेस चलती है। ये सेरेमनी की ड्रेस है, आप देख सकते हो, और ये कमांडो की ड्रेस, ये कमांडो की ड्रेस है, ये इनकी पास है। और हम इनसे बोलते हैं, आप कहाँ पे डिप्लॉयड हो और किस तरीके की आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है? मैं बंगाल में कल्याणी एरिया कैलकाटा सेक्टर में डिप्लॉयड हूँ। अभी जस्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है 1 महीने पहले, तो अभी हमने यूनिट ज्वाइन नहीं की है। तो इससे पहले हमारी रेजिंग डे परेड थी, तो हम इधर आए हैं। और जैसे कुछ जो भी हमारे जितने भी फ्रंटियर्स हैं, वो सारे अलग अलग फ्रंटियर्स की हर एक कंटीजेंट है, वो सारी सेरेमोनियल ड्रेस में हो रही है। और मैं महिला कंटीजेंट को लीड कर रही हूँ और ये हमारी कमांडो ड्रेस में है। आप बताइए कि आप कहाँ पे तैनात हैं और किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ता है आपको? मैं अभी राजस्थान में तैनात हूँ, डाबला क्षेत्र में तैनात हूँ। और चुनौतियाँ तो बीएसएफ में बॉर्डर पे ऐसी चुनौतियाँ हैं कि मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देखा जाए, जगह जगह के हिसाब से इन्वायरमेंट बहुत चेंजेज होता रहता है। सबसे मेन है कि इन्वायरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सदर दूर पड़ता है और यहाँ से मौसम का भी तापमान अप डाउन होता रहता है। तो हमारी जो बीएसएफ है वो जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगती है, तो जिसमें रिवराइन बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है और जंगल वाला एरिया भी है। तो इसमें हम मतलब जैसे रात दिन ड्यूटी करते हैं, तो कभी भी अचानक ऐसा कुछ भी जैसे काउंटर पार्ट की तरफ से कुछ भी इस तरह की हरकत होती है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है।
बीएसएफ के जवानों से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, बीएसएफ के जवानों के साथ बैठकर देशभक्ति के गीतों को सुना। ये मेरे जीवन के अविस्मरणीय पलों में से एक है। अपने परिवार से दूर राष्ट्रभक्ति के सराहनीय जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी जवानों की बहादुरी और समर्पण को नमन करता हूं। किसान मोर्चा ने सरकार से बात करने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया। कृषि सुधार कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। हालांकि आंदोलन को खत्म करने का फैसला अभी किसान मोर्चा ने नहीं किया। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। कमेटी में युद्धवीर सिंह, राज्यपाल साहब और आपके अशोक धवले जी, गुरनाम सिंह चढ़ोनी और शिव कुमार कक्का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एमसीडी में बदलाव अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को हराना बताया गया। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने कई सदस्यों को जोड़ना भी शुरू कर दिया। इस देश की राजनीति के तौर तरीके बदलने। तमिलनाडु की मदुरै में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। एचटी लीडरशिप समिट में गृह मंत्री ने वोट बैंक के आधार पर बन रहे गठबंधनों को गुमराह करने वाला बताया। यूपी के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर को 10 जिलों में निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन दुर्ग जिले की भिलाई चरोदा, रिसाली, भिलाई नगर निगम और जामुल नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट पे मुकाबला भी सबसे हाई प्रोफाइल होगा। नेता और वादे और दावों के बीच अब बारी जनता की है। असल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री दुर्ग से ही आते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के आवास और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को इन चारों निकायों के लिए प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा करते हुए राज्य बीजेपी में जारी खींचतान पर चुटकी ली। रमन सिंह को अपना नेता नहीं मानते, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो पहले इन लोग आपस में अपना झगड़ा सुलझा ले। जबकि बीजेपी कांग्रेस पर विकास न करने का आरोप लगाकर अपनी जीत का दम भर रही है। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। हॉलैंड में आंशिक लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां 3 हफ्ते पहले कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सरकार ने फिर से कड़ी पाबंदियां लागू कर दी। लेकिन लोगों का एक वर्ग इस फैसले के विरोध में उतर आया और हंगामा शुरू कर दिया। हॉलैंड के यूट्रेक्ट शहर में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और जमकर प्रदर्शन किया। आंशिक लॉकडाउन से भड़के लोगों ने सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की। हाथों में गुब्बारे, पीली छतरी, पोस्टर और बैनर लिए इन प्रदर्शनकारियों ने पहले एक जुलूस निकाला जो शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा। इसके बाद ये लोग एक पार्क में जमा हो गए जहां सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी के हाथ में एक पोस्टर दिखा जिस पर अनवैक्सीनेटेड लाइव्स मैटर लिखा था। प्रदर्शन के समय लॉकडाउन के नियमों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी ने कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाया और ना ही किसी ने एक दूसरे से जरूरी दूरी ही बनाई। हालात ना बिगड़े इसके लिए वहां सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया। मुंबई टेस्ट में भारत ने पकड़ मजबूत कर ली। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने शिकंजा कस लिया। मैच की पहली पारी में भारत की टीम 325 रन बनाकर आउट हुई। इसके जवाब में भारत के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 62 रनों पर ही ढेर कर दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 69 रन बनाए और न्यूजीलैंड पर 332 रनों की बढ़त बना ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी ओडिशा के विशाखापट्टनम से 56 किलो गांजा लेकर दिल्ली पहुंचे थे और ये गांजा 11 पैकेट में छिपाकर रखा गया था। खबर है कि गांजे की इस खेप को दिल्ली एनसीआर में भेजा जाना था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध वसूली मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के अलावा सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल को आरोपी बनाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समारोह का उद्घाटन किया।
हरियाणा के पानीपत के एक स्कूल में चल रहे सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया। बताया गया कि मैथ्स की परीक्षा देने पहुंचे सभी छात्रों ने बड़े पैमाने पर नकल की और आरोप है कि इस काम में स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने उनकी मदद की। कई बच्चों ने टाई पे सारे जो भी आंसर की थी, जो आज के एग्जाम के आंसर की थी, वो सारी उस पे लिख के आए हुए थे, सारे आंसर बिल्कुल राइट, और कुछ बच्चे अपने हाथों पे, कुछ शर्ट पे। इस परीक्षा केंद्र की जाँच करने पहुँचे शिक्षा अधिकारी नकल के इस मामले पर पूरी तरह भड़क गए और कड़ी कार्रवाई की बात कही। पूरे स्कूल के बच्चों को इसमें कल्पित मानूंगा और पूरे स्कूल को जो है पनिशमेंट मिलेगी। इजराइल के यरूशलेम से एक दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां यहूदी समुदाय के लड़के पर चाकू से वार करने वाले फिलिस्तीनी लड़के को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें यरूशलेम की एक सड़क से एक फिलिस्तीनी लड़का गुजरता दिखा। तभी अचानक उसने पीछे से आ रहे एक यहूदी समुदाय के लड़के पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद वहां खड़ा एक पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए आगे आया, लेकिन हमलावर ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर भी कई वार कर दिए। इसके बाद वहां खड़े एक दूसरे पुलिस वाले ने हमलावर पर कई राउंड गोलियां चला दी, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया और कुछ देर बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही कई और पुलिस वाले घटना वाली जगह पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई। इसके बाद घायल यहूदी लड़के को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा मुंबई के पास डोंबिवली स्टेशन के पास हुआ। जब वो महिला ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली थी। इसके बावजूद उसने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पैर फिसलने की वजह से प्लेटफॉर्म पर गिर गई, वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। ये सब कुछ देख रहे महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इसके बाद जवानों ने उसे वहां लगी बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। यूपी में बदायूं के तारपुर गांव में अचानक आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गांव के लोगों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर गांव में आए दिन आग लगा रहे हैं। यूपी के कानपुर में छेड़खानी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी और चप्पल की माला पहनाकर लड़के को गांव में घुमाया। आरोप है कि लड़का गांव की एक लड़की को पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। यूपी के आगरा में एक दुकान में काम करने वाले 2 सेल्समैन आपस में भिड़ गए। ग्राहक को अपनी ओर बुलाने पर हुए विवाद में दोनों सेल्समैन के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एमपी के सतना में टोल नाके पर गाड़ी हटाने पर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस बीच कुछ लोगों ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं घटना का पूरा वीडियो टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। यूपी के आगरा में शराब के पैसे न देने पर 2 लड़कों ने अपने दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर दोनों लड़के अपने ही दोस्त को वीडियो में बेरहमी से पीटते नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की कमी से परेशान कुछ किसानों ने खूब हंगामा किया। उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली खाद में धांधली हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और इसके बावजूद जब किसानों को खाद नहीं मिली तो उन्होंने तहसील दफ्तर के सामने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपना विरोध जताने के लिए कुछ किसान जमीन पर लेट गए तो कुछ नारे लगाने लगे। डीएपी खाद ना मिल पाने से बुवाई में हो रही देरी के लिए किसानों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अभी सोसाइटी में है, वो कह रहे हैं लेकिन मिलेगा तो कर रहे, लेकिन मिला नहीं सुबह से। वहीं अधिकारियों ने दलील दी कि जिले में मांग के मुताबिक खाद मौजूद नहीं है। भविष्य में जल्दी ही उसकी पूर्ति हो जाएगी, सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। किसानों के सड़क जाम करने से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि जैसे ही इस हंगामे का पता चला, वहां पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ पहुंच गए। उन्होंने किसानों को समझाया, तब जाकर किसानों ने सड़क खाली की। 2 जवानों ने एक महिला की जान बचाई। महाराष्ट्र के डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर 2 जवानों ने एक महिला को चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। दरअसल महिला चलती ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में गिर पड़ी। इससे पहले कि महिला ट्रेन की चपेट में आती, तभी ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों ने फुर्ती दिखाई और महिला को तुरंत बाहर खींचकर निकाल लिया। झारखंड के देवघर में पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
ये सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देते थे और लोगों से OTP पूछकर उनके साथ बैंक धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3.5 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 8 क्विंटल गांजा जब्त किया। जोधपुर एम्स में काम करने वाले एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोधपुर में मिलने का दावा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लोगों में दहशत फैलाने के आरोप में लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के औरंगाबाद जेल में छापेमारी के समय जिंदा कारतूस और इंजेक्शन समेत कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बीच मेरठ पुलिस ने लोगों में मास्क बांटे और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए अमृतसर बॉर्डर खोलने की वकालत की है। मैं कहना लोगों दी जिंदगियां बदल जाएंगियां, खुशहाली आजू। ये प्रमाण है, ये पाइटेक्स का मेला प्रमाण है इस गल का भी ये ट्रेलर भी नहीं, ये 5 मुल्क ने। तुसी इन्नी तरक्की कर सकते हैं। 6 महीने मेरा दावा है, मैं उदों का करदा, अज दा नहीं करता। 6 महीने मेरा दावा है 60 साल की तरक्की करूंगा पंजाब और हिंदुस्तान भी। तिहाड़ जेल उगाही केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। तिहाड़ जेल के अंदर 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 7000 पेज की इस चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। ईडी की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को 10 करोड़ रुपए के तोहफे दिए थे और नोरा फतेही को भी 1 करोड़ रुपए के तोहफे दिए थे। 7000 पेज की चार्जशीट है, 8 अक्यूज के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के एक साझा अभियान में बडगाम से लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। यूपी के अमेठी में सेना के हथियार बनाने का बड़ा केंद्र बनाए जाने की तैयारी हो चुकी है। अमेठी के इस केंद्र में दुनिया की सबसे ताकतवर राइफल बनाई जाएगी। खबर है कि 5 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का अमेठी केंद्र बनने जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे में बदलाव की जानकारी दी। बताया गया कि अब दक्षिण अफ्रीका के साथ केवल 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। इस दौरे में T20 मैच भी खेले जाने थे, जिन्हें फिलहाल टाल दिया गया। मुंबई के नगर निगम BMC ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया। इसके लिए BMC ने मोबाइल वैन की शुरुआत की, जिसके जरिए अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें कोरोना का टीका लगवाने की सुविधा दी गई। मोबाइल वैन के बाहर भी कई सारे लोग जो है कतार लगा के खड़े हैं, जो जल्द से जल्द अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट करना चाहते हैं। BMC ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मोबाइल वैन को मुंबई एयरपोर्ट के बाहर भी लगा दिया, ताकि ऑटो और टैक्सी चलाने वाले लोग भी आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। काफी दूर दूर एरिया है, वहाँ तक अपना रीच बढ़ गया है। डेली अपन काफी कवर कर रहे हैं वैक्सीनेशन। न्यूज 18 से खास बातचीत में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस में अब सोनिया गांधी की बात नहीं सुनी जाती, बल्कि राहुल और प्रियंका की बातों को तरजीह दी जाती है। पर मैनू लगता है कि सिद्धू समझते से कि सिद्धू नूं लिया के बहुत वड्डी प्राप्ति की है। मैं उन्होंने उदों भी कहा, मैं जानता इसनूं बचपन तो, और इन्हें तो बेड़ा गर्क कर देना थोड़ा पंजाब दे विच। हुण मेरा ख्याल पछतारे होने हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का यह मरीज मुंबई में मिला है, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में मिले इस मरीज के साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में 1 और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं। एक एक कर बढ़ रही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है, खासतौर पर उन देशों से आने वाले यात्रियों पर जहां ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए अलग से एक जोन भी तैयार किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं, उनके लिए किस तरह से एक सेफ पैसेज तैयार किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर,
वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे अहम बात ये कि न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबसे पहली बार देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह से जो रिस्क कंट्री हैं वहां से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके टेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ये जो पैसेज पूरा आप देख रहे हैं ये आइसोलेटेड एक जगह पैसेज बनाया गया हुआ है जहां पर एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले केवल पैसेंजर्स ही बाहर आ सकते हैं। एयरपोर्ट का आप हिस्सा देख रहे हैं, जैसे ही फ्लाइट यहां पर पहुंचती है इसके बाद यात्री उतरते हैं तो उनके लिए सीधे वहां पर कोई मौजूद नहीं रहेगा, बस उन्हें सुरक्षा के साथ इस हिस्से में लेकर आएगी और इस हिस्से से ये एट रिस्क कंट्रीज के आने वाले पैसेंजर्स के लिए जो पैसेज है वो बनाया गया है, केवल वही यहां पर आ सकते हैं। सबसे अहम बात ये कि रोजाना 5 फ्लाइटें इन एट रिस्क कंट्रीज से आती हैं जिसमें सभी लोगों की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जब इस आइसोलेटेड पैसेज से बाहर की तरफ निकलने का हिस्सा होता है यहां पर देखें तो उनके लिए सामने ही RT-PCR रजिस्ट्रेशन का एक पूरा सेंटर बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर हर वक्त क्लीनिंग होती रहती है। कोई भी फ्लाइट आएगी उसके सारे पैसेंजर्स को यहाँ पहुँचाया जाता है। ये एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहाँ पर RT-PCR टेस्ट के लिए इमीडिएटली एट रिस्क से कंट्री से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की पूरी व्यवस्था की जाती है। आपको दिखाई पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति का टेस्टिंग RT-PCR टेस्ट किया जाता है। रोजाना तकरीबन 700 पैसेंजर जो एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोग हैं उनकी ये पूरी एक जो लड़ी तैयार की गई है, ये एक पूरा जो वॉर रूम तैयार किया गया है वहां पर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद उन्हें क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था की जाती है। अंदर जो लोग मौजूद रहेंगे उन्हें टोकन दिया जाता है, उस टोकन के अनुसार ही वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। इस आइसोलेटेड जो है एरिया में आना हर किसी के लिए प्रतिबंधित है, लिहाजा हम उस वक्त पहुंचे हैं सुरक्षा कारणों से जब पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिलहाल आइसोलेशन का काम जारी है, सुरक्षा का छिड़काव किया जाता है। हर एक फ्लाइट के बाद जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके जाने के बाद वापस से यहाँ पे पूरा क्लीनिंग स्टाफ जो है वो सैनिटाइजेशन से लेकर हर एक व्यवस्था में जुट जाता है। कोशिश ये की जाती है कि कोई भी जो है एक फ्लाइट से आए हुए पैसेंजर्स का प्रभाव दूसरे पैसेंजर्स पे न पड़ने पाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद मुंबई में वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर ऑटो टैक्सी वालों को मोबाइल वैन पर वैक्सीन दी जा रही है। मुंबई में एक मुहिम की तरह वैक्सीनेशन चल रहा है। यही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए बीएमसी ने नियमों में बदलाव भी किए हैं। ओमिक्रॉन की वजह से लोगों को वैक्सीन देने की हर संभव कोशिश हो रही है। बीएमसी है वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में मोबाइल वैन लेकर जा रही है और जितने भी सारे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की जो है मुहिम की शुरुआत कर रही है। इस वक्त हम जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं वो एक मोबाइल वैन बस है। इस वैन को जो है जगह जगहों पर ले जाया जाता है और वहां पर जितने भी सारे लोग हैं जो कोविड सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें जल्द से जल्द जो वैक्सीनेट करने की जो है वो मुहिम की शुरुआत की आप देख सकते हैं। जोगेश्वरी में इस मोबाइल वैन के बाहर भी कई सारे लोग जो है कतार लगा के खड़े हैं जो जल्द से जल्द अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बीएमसी भी जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। हमारे साथ बीएमसी के मितेश जी मौजूद है। तो मितेश, आपसे जानना चाहेंगे ये मोबाइल वैन जो है एयरपोर्ट के बाहर भी आप लेके गए, साथ ही साथ मुंबई के कई सारे इलाकों में भी ये वैन जा रही है और लोगों को वैक्सीनेट करने की जो मुहिम है वो आप लोगों ने एक बार फिर जो है रफ्तार पकड़ी है, तो इस पे क्या कहेंगे? जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट एरिया में हमारी वैन काफ़ी जगह घूमती रहती है। ऐसे रिमोट एरिया लाइक स्लम्स हो गया या पॉकेट्स एरिया जहाँ पे सेंटर नहीं है वैक्सीनेशन का, वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और उनके लोकल कोई लीडर रहते हैं उनको बता देते हैं कि हमारी गाड़ी है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, आप सबको इन्फॉर्म कर दो और यहाँ पे वैक्सीनेट करने आ सकते हो।